यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। बच्चों, आज हम चैप्टर 17 अर्थशास्त्र क्लास 12th हिंदी मीडियम और आज दूसरा दिन है चैप्टर 7 का मुद्रा एवं बैंकिंग का। ये चैप्टर 17 है 17। आज हम इसमें देखेंगे खास तौर पर मुद्रा का महत्व और मुद्रा की पूर्ति तथा मांग। ठीक है, इससे पहले एक और छोटा सा क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, आईएमपी है, हम वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आईएमपी क्वेश्चन है, एक अच्छे मुद्रा पदार्थ है ना, पदार्थ के गुण। बच्चे इस पदार्थ पर ध्यान नहीं देते, है ना। मतलब पदार्थ का मतलब जिससे वो मुद्रा बनी है, राइट। उस मुद्रा जिससे वो जो बनी है, उस पदार्थ के गुण क्या होने चाहिए एक अच्छे, राइट। तो सबसे पहले हम कहेंगे सामान्य स्वीकृति। सामान्य स्वीकृति का मतलब क्या होता है बेटा, हम पहले भी इसके पहले वाले पार्ट में समझ चुके हैं। सामान्य स्वीकृति का मतलब होता है कि हर व्यक्ति उस चीज को क्या करे, स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे कि हाँ ये मुद्रा है, राइट। तो पदार्थ भी उसका वैसा होना चाहिए कि सभी लोग उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ ये इस तरह का कागज सही है, गलत है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, इसको रीड करके देख लो, बहुत आसान है ना। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत आसान है ये। एक अच्छी मुद्रा के लिए आवश्यक है कि उसे लोग स्वीकार करें, ठीक है। सरकार की मान्यता के साथ साथ, मतलब सरकार के साथ साथ जनता का भी विश्वास होना चाहिए ताकि लेन देन और भुगतान सरलता से होते रहे। चेक विनिमय पत्र को मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि उनमें सामान्य स्वीकृति का गुण नहीं होता। ये हम कल वाले वीडियो में, इसके पहले पार्ट में हम समझ चुके हैं, है ना, कि चेक और जो बिल्स, पेबल बिल्स रिसेबल होते हैं, राइट, उनको हर व्यक्ति स्वीकार नहीं करता, है ना। चलिए सेकंड पॉइंट इसका, टिकाऊपन क्या होना चाहिए, इसमें टिकाऊपन होना चाहिए। सीधी सी बात है, एक अच्छी मुद्रा कैसी होना चाहिए, उसमें टिकाऊपन होना चाहिए, राइट। अच्छी मुद्रा वो है जिसमें टिकाऊपन हो, मतलब ज्यादा समय तक टिका रहे, राइट। अतः मुद्रा ऐसे पदार्थ की बनाई जानी चाहिए जो शीघ्र नष्ट ना हो। चांदी सोने की ऐसी धातुएं हैं जो हजारों हाथों से गुजरने के बाद भी ना तो घिसती है और ना ही नष्ट होती है। वहनीयता, वहनीयता मतलब जिसे आसानी से हम इधर से उधर ले जा सके, है ना। अच्छी मुद्रा का एक गुण, महत्वपूर्ण गुण है कि वह वजन में हल्की होती है और मूल्य में अधिक होती है। हमारे जो नोट है, 2000 का नोट कितना हल्का होता है, पर उसकी वैल्यू कितनी है, 2000 रुपए, है ना। इस दृष्टि से सोना चांदी उपयुक्त धातु है क्योंकि इनकी थोड़ी सी मात्रा भी अधिक मूल्य की होती है। सीधी सी बात है, तांबे की बजाय सोने का सिक्का, अब आप जानते हैं कि एक तांबे का सिक्का इतना सा और उतना ही सोने का सिक्का, दोनों के मूल्य में न जाने कितना अंतर है, राइट। इसके बाद में परिचायकता। परिचायकता मतलब अच्छी मुद्रा में यह गुण होना चाहिए कि वह आसानी से पहचानी जा सके। सुपरिचायकता के गुण के अभाव में जाली सिक्के की संभावना होती है। मतलब परिचायकता को हम इंग्लिश में बोलेंगे आइडेंटिफाई, जिसको हम आसानी से क्या कर सके, पहचान सके। मतलब आप नकली मुद्रा और असली मुद्रा में आप अंतर कर सकें, ऐसा मुद्रा का पदार्थ होना चाहिए ताकि आप आसानी से उसकी नकली होने की या असली होने की पहचान कर सकें। ठीक, एक रूपता मतलब जो पदार्थ है उससे ऐसे मुद्रा बनना चाहिए कि सारी मुद्रा एक जैसी हो, उसमें कोई अंतर ना दिखे, राइट। मूल्य में स्थायित्व, उसके मूल्य में ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। आप जानते हो, सोने या चांदी के सिक्के को या सोने या चांदी को मुद्रा के रूप में इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उसका मूल्य रोज परिवर्तन होता है, राइट। विभाज्यता, विभाज्यता का मतलब हम अब जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने अच्छे से पढ़ा है, जिसे हम विभाजित कर सकें, ठीक है। ढालने में सुविधा, जिसे बनाना आसान हो, ठीक है, जिसके थ्रू जिस पदार्थ के जरिए उस मुद्रा को ढालना, बनाना आसानी से किया जा सके, ठीक है। इसमें ज़्यादा मैंने टाइम नहीं दिया क्योंकि इतना मतलब इतना कठिन नहीं था, आप आराम से रीड करोगे समझ में आ जाएगा। मुद्रा का महत्व, ठीक, तो ये भी आईएमपी क्वेश्चन है।
बच्चों, गवर्नमेंट की जो अभी नई एक आई है प्रश्न बैंक करके, जो आपको आपके स्कूल से मिल जाएंगे, राइट। मैं सोच रहा था कि आप लोगों को आईएमपी क्वेश्चन दूं, बट इन्होंने इस साल आपको एक क्वेश्चन बैंक करके गवर्नमेंट की तरफ से ही कुछ 500 क्वेश्चन की शायद लिस्ट है, वो आप लोगों को देंगे, वो आपके प्रिंसिपल, राइट। तो यहाँ पर अब मेरा आईएमपी देने का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं बचेगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। मैं अभी मेरे पास वो लिस्ट नहीं आई है प्रश्न बैंक की, जैसे ही आ जाएगी तो मैं आप लोगों को वो चेक करके यदि और कुछ मुझे आईएमपी लगते हैं तो मैं बताऊंगा, है ना। 100% तो शायद नहीं बैठेगा उसमें से, पर 80% के आसपास उसमें से बैठ जाएगा। तो आप जरूर ध्यान रखें, मैं जो आईएमपीज बता रहा हूँ इसके साथ साथ वो जो प्रश्न बैंक में दिया गया है वो भी ध्यान रखें। प्रश्न बैंक जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आए, है ना, किसी किताब छापने वाले की तरफ वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो गवर्नमेंट ने स्कूल की तरफ से आए हैं उनकी, ठीक है। तो मुद्रा अभी तक मैंने नहीं देखे हैं, पर उसके बाद भी मैं आपको आईएमपी तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो मुद्रा का महत्व, राइट, ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। उपभोग के क्षेत्र में महत्व, भाई इसका महत्व क्या है उपभोग के क्षेत्र में। उपभोग मतलब कोई वस्तु खरीदना, राइट। तो मुद्रा, चलो उसको हम पढ़ के देख लेते हैं, आसान है। मुद्रा का सबसे अधिक लाभ उपभोक्ता को हुआ है। मुद्रा के द्वारा उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार व्यय करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्ति हो। ये हम सब जानते हैं बेटा, है ना। यदि हमने माइक्रो अच्छे से पढ़ा है तो ये शब्द हम जानते हैं। मुद्रा में निहित कार्य शक्ति के कारण उपभोक्ता उसका उपयोग अपनी इच्छानुसार चाहे जब तक चाहे जिस कार्य के लिए कर सकता है। मुद्रा ने विनिमय कार्य को सरल बना दिया है, ठीक है। बहुत अलग, बहुत सामान्य सा है। उत्पादन के क्षेत्र में महत्व, एक उत्पादक अपने उत्पादन की योजना बनाते समय उत्पादन लागत, विक्रय मूल्य तथा लाभ को ध्यान में रखता है। हमने माइक्रो में हमने पढ़ा है बेटा, उपभोक्ता व्यवहार में ये सारी बातें पढ़ी है, ठीक है ना। यहाँ समझाने से मतलब नहीं है। इसका निर्धारण मुद्रा के अभाव में संभव नहीं है। कारखानों का निर्माण, साधनों का सर्वोत्तम संयोग, है ना, कच्चे माल का क्रय, श्रमिक प्रबंधन, विशेषज्ञ की सेवा की प्राप्ति आदि सभी का कार्य मुद्रा के रूप में ही संभव होता है, ठीक है बेटा। विनिमय के क्षेत्र में महत्व, मतलब अदला बदली, खरीदने बेचने के लिए मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों को दूर करके विनिमय को सरल बना दिया है। मुद्रा के द्वारा भावी सौदों, भावी मतलब भविष्य के सौदों, है ना, सौदों के मूल्य वर्तमान में ही निर्धारित हो जाते हैं, है ना। ये ही वस्तु विनिमय में ये भविष्य के सौदे होना मुश्किल हो जाता था। मुद्रा ही सामान्य मूल्य का आधार है ना। मुद्रा के कारण व्यापार वाणिज्य का क्षेत्र न केवल देश के भीतर विस्तृत हुआ है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगा है, होता ही है, ठीक है। चलिए, इसमें दम नहीं है। वितरण के क्षेत्र में महत्व, वितरण के क्षेत्र, वितरण का मतलब हमेशा क्या समझते हो, अर्थशास्त्र में हमेशा वितरण का मतलब होता है आय को बांटना। जैसे एक उत्पादक अपने उत्पादों को बेचता है और उसके पास जो पैसा आता है वो आय हुई, है ना, उसकी कमाई हुई। उस आय को वो विभिन्न उत्पादन के साधनों में बांटता है। उत्पादन के साधन कौन कौन से, मजदूर, जमीन, एंटरप्रेन्योरशिप, इनमें बांटता है। इसी को वितरण कहा जाता है। हमेशा ध्यान रखना, अर्थशास्त्र में वितरण का मतलब आय का बंटवारा, ठीक है। आधुनिक युग में उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है जिसमें उत्पादन के सभी साधन बड़ी मात्रा में हिस्सा लेते हैं, अभी बताया था मैंने। अतः साधनों के सामूहिक प्रयास के परिणाम स्वरूप जो उत्पादन प्राप्त होता है उसके वितरण में, उत्पादन जो प्राप्त हुआ उसका जो, उससे जो पैसा मिला, है ना, उससे जो आय हुई, उसके वितरण में मुद्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुद्रा के द्वारा ही उत्पादन के प्रत्येक साधन को उसकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार, मतलब जितना उसने उत्पादन करा है उसके अनुसार प्रतिफल देना संभव होता है। मतलब मजदूर को मजदूरी, भाई उसको मजदूरी कितनी दोगे, जितना उसने
उत्पादन किया है। तो ये वही तो लिखा है कि प्रत्येक साधन को उसकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार प्रतिफल, प्रतिफल मतलब उसको उसकी मजदूरी, मजदूरी क्या होगी, प्रतिफल होगा उसका। तो पैसों के बिना उसकी मजदूरी निकालना संभव नहीं है, तो मुद्रा के जरिए ही हम उसका प्रतिफल देते हैं। ठीक है, इस प्रकार वितरण की समस्या हल हो जाती है। यदि मुद्रा है तो वितरण की समस्या हल हो जाएगी। किसको कितना देना है सब पैसों में मापा जा सकता है, मुद्रा में मापा जा सकता है। ठीक है, राजस्व के क्षेत्र में, राजस्व के क्षेत्र में मतलब कि सरकार जब, राजस्व मतलब सरकार का कमाई, सरकार की कमाई, सरकार की आय। तो सरकार की आय कैसे होती है, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है बहुत आसान शब्दों में। सरकार की आय का मुख्य स्रोत कर, कर मतलब टैक्स है ना, एवं सार्वजनिक ऋण है। सरकार कर एवं ऋण लोगों से मुद्रा के रूप में प्राप्त करती है, मतलब वो टैक्स लगाती है या फिर लोन लेती है लोगों से। ठीक, सरकार सार्वजनिक हितों में मतलब कि शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ पर कॉमा आएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कॉमा, सुरक्षा, कॉमा, विकास पर व्यय करती है। इन इन चीजों पर खर्चा करती है। यह व्यय भी मुद्रा के रूप में ही किया जाता है। मतलब सरकार की आय भी मुद्रा के रूप में होती है और सरकार का व्यय भी मुद्रा के रूप में होता है। सरकार जो बजट तैयार करती है वह भी मुद्रा के रूप में तैयार करते हैं। कुल मिला के सारी नॉर्मल चीजें बेटा। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इतना कुछ हैवी है ही नहीं कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ, सीधी सी बात है। मुद्रा के दोष, तो मुद्रा के दोष में ऐसा कुछ खास होता नहीं है, इसलिए इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुद्रा के दोष आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, या चाहे तो एक एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, दम नहीं है उसमें, आईएमपी नहीं है। ठीक है, अब आता है खास टॉपिक, मुद्रा पूर्ति, मनी सप्लाई। देखो अब यार, सप्लाई क्या होती है, पूर्ति क्या होती है ना, मांग क्या होती है, ये नहीं समझाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय था जिसमें हम समझ चुके हैं। अब हम समग्र अर्थशास्त्र में, तो हम सिर्फ सीधे समझेंगे मुद्रा की पूर्ति का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग मुद्रा की पूर्ति के अलग अलग मापांक दिए हुए हैं, और ये किसने दिए हैं, सेंट्रल बैंक देता है। सेंट्रल बैंक किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वो बताता है कि मुद्रा की पूर्ति कैसे मापी जाए। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये चीज समझो, केंद्रीय बैंक कौन होती है, तो अगला चैप्टर वही है, कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक। ठीक, हम वही समझेंगे, बस हम इतना समझेंगे कि ये हमें क्या बताती है कि मुद्रा की पूर्ति क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक देश की मुद्रा पूर्ति का अभिप्राय चलन की कुल मुद्रा का स्टॉक, जो देश में मुद्रा चल रही है उसकी कुल मुद्रा, उसकी कुल मुद्रा का स्टॉक, मुद्रा का स्टॉक, जितना चलन की कुल मुद्रा का स्टॉक है उतना ही सप्लाई है। और सर ये तो समझ में ही नहीं आया, आ जाएगा, ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस की व्याख्या ही यहाँ पर की गई है। ये यहाँ तक इसी सेंटेंस को यहाँ पर क्या करा है, उसकी व्याख्या की गई है। तो हमको भी उस व्याख्या को समझना पड़ेगा, तब जाके इस शब्द का मतलब समझ में आएगा, इस सेंटेंस का। ठीक है, चलिए, मुद्रा आपूर्ति पूर्ति, मुद्रा स्टॉक के केवल उस भाग को सम्मिलित करता है। मतलब इसने कहा कि मुद्रा की पूर्ति, जो मुद्रा का स्टॉक है उसमें केवल उस भाग को वो पूर्ति मानता है जो जनता द्वारा व्यय योग्य रूप में रखी जाती है। मतलब बेटा आपके पास में ऐसा पैसा जिसको आपने खर्चे के रूप में रख रखा है, ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे, मुद्रा की पूर्ति। पर ये इतना आसान नहीं है, अभी आएगा, इसको और अभी एक्सप्लेन किया जाएगा। सामान्य से परिभाषा यही है मुद्रा की पूर्ति की, कि भैया जनता द्वारा वह योग्य रूप में रखी जाने वाली मुद्रा मुद्रा आपूर्ति कहलाती है। केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार के पास रखे गए नगद कोष, मतलब सेंट्रल बैंक के पास में भी कुछ पैसा होगा,
केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंक के पास रखे गए नगद कोष मुद्रा आपूर्ति के अंग नहीं होते। ध्यान से इसको अंडरलाइन कर लेना, एमसीक्यूज बन सकता है। याद रखना, सरकार के पास में रखा हुआ नगद कोष, केंद्रीय बैंक के पास में, व्यापारिक बैंक के पास में रखा हुआ नगद कोष मुद्रा आपूर्ति नहीं मानी जाती। मुद्रा आपूर्ति क्या मानी जाएगी? जनता के द्वारा रखा गया, जनता के पास रखा गया वह योग्य मुद्रा। ठीक है, क्योंकि ये कोष देश में चलन में नहीं होते, क्योंकि ये जो इनके पास कोष होते हैं, मतलब इनके पास जो पैसा होता है वो देश में चलन में नहीं होते। बस इतना समझो, और कुछ नहीं। एक देश में मुद्रा आपूर्ति के अंतर्गत दो घटक सम्मिलित किए जाते हैं, चलन मुद्रा, सिक्के और कागजी नोट, एवं जमाएं। जमाएं मतलब चेक द्वारा निकाली जा सकने वाली मांग जमाएं। हम बैंक में पैसा जमा करते हैं और हम अपनी मांग के अनुसार उसको निकाल सकते हैं, राइट। उसी को हम क्या बोलेंगे? जमाएं। डिपॉजिट हमारा जो बैंक में कर रखा है। तो दो चीजों को हमको यहाँ जोड़ना पड़ेगा, सिक्के और कागज जो कि जनता के पास रखे हुए हैं, तथा जनता का वो पैसा जो कि बैंक में जमा है और जनता उसे कभी भी अपनी मांग के जरिए मांग सकती है। ये पैसे को हम क्या बोलेंगे? मुद्रा की सप्लाई। पर ये अभी इतना भी आसान नहीं है तो बहुत आसान कि भाई जनता के पास जो रखा हुआ है मुद्रा, वह करने के लिए उसको हम क्या बोलेंगे? मुद्रा की सप्लाई, है ना, पूर्ति। फिर उसने बोला कि भाई इस पूर्ति में दो चीजों को आपको जोड़ना चाहिए, इसको चलन मुद्रा मतलब सिक्के और कागज को भी, और दूसरा वो जमाएं जो कि बैंक में है, ठीक है, जिसे चेक द्वारा निकाला जा सकता है। अब आगे, भारत में मुद्रा की माप, मतलब भारत में मुद्रा पूर्ति की जो माप है, भाई भारत देश में कितनी मुद्रा की पूर्ति है किसी समय पर, ये कैसे मापा जाए? तो ये मापने के लिए आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश की केंद्रीय बैंक है ना, ये आगे के चैप्टर में समझ में आएगा केंद्रीय बैंक क्या होती है, द्वारा गणित द्वितीय कार्य दल की सिफारिश के आधार पर हमने 4 मापे दी हैं। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 4 तरीके के माप दिए हैं मुद्रा को मापने के, मुद्रा की सप्लाई, पूर्ति को मापने के। कंफ्यूजन मालूम क्या होगा? कंफ्यूजन ये होगा कि आप पीछे की बातों को भूलते जाओगे। आप यदि पीछे की बात, मतलब ये जो मैंने अभी यहाँ से कही ना, ये मुद्रा पूर्ति से यहाँ से यहाँ तक की बातों को यदि आप भूलते जाओगे तो यहाँ आगे समझ में ही नहीं आएगा। तो ये दिमाग में रखो, पूर्ति का मतलब क्या हुआ? जनता के पास रखा गया वह, और जनता के पास में रखा गया वह में क्या चीज आएगी? नोट, सिक्के और बैंक में जमा पैसा, जनता का बैंक में जमा पैसा जिससे वो मांग द्वारा निकाल सकता है, इसको मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। ठीक है, अब आरबीआई ने उसकी क्या क्या उसके 4 तरीके दिए कि हम 4 तरीकों से, 4 अलग अलग सूत्र के जरिए ये माप सकते हैं कि हमारे देश में किसी समय पर कितनी मुद्रा की आपूर्ति है। यदि हम हमारे देश में मुद्रा की आपूर्ति देखना चाहते हैं कि कितनी है, उसके लिए उन्होंने 4 माप दिए हैं, 4 सूत्र दिए हैं। पहला M1, ये देखो ये रहा M1, इसको बोलेंगे M1 माप। तो M1 में क्या आता है? C प्लस DD प्लस OD। अब यहाँ पर समझाया गया है, C मतलब जनता के द्वारा रखी गई चलन एवं सिक्कों की मात्रा। देखो हमने बोला था चलन सिक्कों की मात्रा, है ना, चलन में रखी गई सिक्के और नोटों की मात्रा। ठीक है, तो C का मतलब ये हुआ। DD का मतलब क्या हुआ? व्यापारिक बैंक के पास रखी गई जनता की जमाएं, ये वही आ गया फिर से, जमाएं। व्यापारिक बैंक मतलब नॉर्मल बैंक जिसको आप जानते हो, जिन्हें जनता द्वारा निकाला अथवा हस्तांतरित किया जा सकता है, मतलब जनता अपनी मांग पर जिसे निकाल सकती है वो पैसा, और जनता द्वारा रखी गई चलन सिक्कों, जनता के पास जो भी नोट है, सिक्के हैं, वो सब मिलकर क्या बनता है? OD। अब OD का मतलब क्या होता है?
तो ओडी का मतलब यहाँ पर है जिसमें सम्मिलित है भारतीय रिजर्व बैंक के पास सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं जैसे कि आईडीबीआई आदि की मांग जमा है। अब यार प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पर कि भारतीय रिजर्व बैंक होता क्या है, ये अगले चैप्टर में समझ में आएगा, यहाँ पर समझाने का मतलब नहीं है। बस अभी इतना समझ लो कि ये जो भारतीय रिजर्व बैंक होती है जिसको हम आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में बोलते हैं, उसके पास में किसी और वित्तीय संस्था क्या होती है बेटा? ऐसी संस्थाएं जो लोगों को लोन देने का, ऋण देने का काम करती है परंतु जमा स्वीकार नहीं करती। साहब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगला चैप्टर अच्छे से करोगे जिसको हमने बोला है व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक, वहां सब क्लियर होगा बेटा। मजबूरी है, हर चीज एकदम से नहीं समझाई जा सकती, ठीक है? तो उनके पास उनका पैसा जो आरबीआई के पास रखा है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी केंद्रीय बैंक या विदेशी सरकार का जमा पैसा, मतलब आरबीआई के पास में विदेश का जो पैसा जमा है, विदेश की सरकार का जो पैसा जमा है, विदेश की जो केंद्रीय बैंक है उसका जो पैसा जमा है, वो भी मुद्रा की पूर्ति मानी जाएगी। अब बच्चों ऐसा है, बच्चा आधे रास्ते आता है, यहाँ तक आता है और प्रश्न पूछने लगता है, सर क्या ये आईएमपी है? हाँ बेटा ये आईएमपी है और इसमें से आपके 1 नंबर के प्रश्न बनेंगे, इसलिए आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि भैया M1 में क्या आता है, फिर M2 आ गया, फिर M3 आ गया, फिर M4 आ गया, इसमें से एमसीक्यूज बनेंगे, इसलिए आपको जानना, समझना, याद रखना जरूरी है। अब हम देख रहे हैं तीसरा पॉइंट क्या है? अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था जैसे कि IMF और तथा विश्व बैंक की मांग जमाएं। आरबीआई के पास में ये जो 3 तरह की वित्तीय संस्था, विदेशी बैंक, विदेशी सरकार और IMF और विश्व बैंक का जो पैसा जमा है, इनको हम काय में लेंगे? मांग की पूर्ति में लेंगे, राइट? तो ये 3 पॉइंट मिलकर ओडी बनता है और सी और डबल डी, सी का मतलब जनता के पास रखा गया, डबल डी मतलब डीडी का मतलब है व्यापारिक बैंकों के पास में जनता का जो पैसा रखा हुआ है जमा, उसको हम मिला दें तो क्या बनेगा? M1, ठीक है? अब हम आ रहे हैं M2 का मतलब क्या है? तो M2 माप में M1 माप की तुलना में एक वृहद अवधारणा, मतलब कि बड़ी, मतलब देखो ये एक्चुअल में 4 अवधारणाएं जो दी गई हैं ये अलग अलग है, वो M1 के हिसाब से अलग होगा, M2 के हिसाब से अलग होगा, M3 के हिसाब से अलग होगा। किसी ने बोला नहीं नहीं यार, एक M1 में तो ये कमी है, M1 में सिर्फ तुम आप 3 चीजों को ही ले रहे हो, तो इसमें इन चीजों को और जोड़ दिया जाए तो ये क्या मानी जाए? मुद्रा की माप, ये मुद्रा की पूर्ति माप मानी जाए। तो किसी ने जब बोला, मतलब एक्चुअल में आरबीआई ने बोला है ना, आरबीआई ने 4 अवधारणाएं दी अलग अलग। तो M2 की जो अवधारणा है वो M1 से बड़ी है। M2 की माप में M1 के सभी घटक के साथ साथ, मतलब उसने बोला कि M1 तो है ही, आपने जो अभी पढ़ा M1 की बातें तो है ही, प्लस उसमें आप क्या जोड़ दो? जो डाकघर होते हैं, पोस्ट ऑफिस बेटा, वहां पर भी आप अपना पैसे जमा कर सकते हो। आपको मालूम होगा पोस्ट ऑफिस में भी आप अपनी जमाएं, मतलब कि अपने पैसे जमा के रूप में, मतलब कि बचत के रूप में वहां जमा कर सकते हो, तो उन पैसों को भी जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाएगा? M1 प्लस डाक जमा क्या हो जाएगा? M2, मतलब कि मुद्रा की पूर्ति मानी जाएगी M2 के अनुसार, ठीक? फिर आ गया M3। तो M3 बोल रहा है कि भाई मुद्रा की माप की तुलना में M1 की तुलना में ये और बड़ा है। M3 बोलता है कि आप एक काम करो, M1 में जो जो है वो तो लो, प्लस व्यापारिक बैंक के पास जो शुद्ध सावधि जमा है। अब सावधि जमा को क्या बोलते हैं? क्या होता है सावधि जमा?
जो लंबे समय के लिए, जैसे कि एफडी करवा रखी है, एफडी को भी आप, जनता ने जो एफडी करवा रखी है ना, उसको भी जोड़ दिया जाए M1 में, तो वो हो जाएगा M3। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि M2 में क्या आएगा, तो M2 में आएगा M1 प्लस डाक जमाएं, M3 में आएगा M1 प्लस व्यापारिक बैंक के पास शुद्ध साउदी जमाएं, मतलब कि एफडी, फिक्स डिपॉजिट, है ना, जो लंबे समय के लिए होती है। अब M4 में क्या बोला, तो बोले M4 में M3 की तुलना में एक वृद्ध अवधारणा है। मतलब M4 को उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, M3 के सभी घटकों के अलावा डाकघर की बचत भी जोड़ दो, तो वो क्या हो जाएगा M4। अब देखो यहां पर आप M2 में क्या लिया, M1 प्लस डाकघर, M3 में लिया M1 प्लस व्यापारिक। तो M4 ने बोला कि आप एक काम करो, M3 में, अब देखो जरा M2 और M3 में अंतर क्या है। M2 और M3 में अंतर है कि M2 कॉमन चीज है M1 दोनों में, है ना, तो डाकघर के पास जमाएं और व्यापारिक व्यवसायिक जमाएं, राइट, सऊदी जमाएं। तो M4 ने बोला कि एक काम करो, M3 ले लो, मतलब ये ले लो, M3 ले लो, मतलब कि M1 प्लस व्यापारिक बैंकों के पास शुद्ध जमाएं ले लो और डाकघर की जमाएं भी ले लो, तो हो जाएगा M4। ठीक है, पर इसमें क्या छोड़ देना, राष्ट्रीय बचत पत्र छोड़ देना। अब ये राष्ट्रीय बचत पत्र को अंडरलाइन कर लो, MCQs बनेगा कि M4 में क्या शामिल नहीं है, तो हम लिखेंगे राष्ट्रीय बचत पत्र शामिल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 माप दी गई है कि हमारे देश में किसी समय मुद्रा की कितनी पूर्ति है, ये देखने के लिए हम 4 प्रकार की अलग अलग अवधारणा में उसको मापते हैं। ठीक है, ये चारों के अलग अलग आंसर आएंगे और ये चारों को ही क्या कहेंगे, मुद्रा की पूर्ति कहा जाएगा, पर चारों अलग अलग अवधारणाएं हैं। ठीक है, चलिए, मुद्रा की मांग कैसे होती है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मुद्रा की मांग, आपके पास में पैसा क्यों रहता है, आप क्यों मांग करते हो, बस वही है मुद्रा की मांग। पहला, सौदा उद्देश्य, मतलब आप इसको पढ़ोगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। व्यक्ति अपने पास कुछ नकदी रखता है ताकि आय प्राप्ति और दिन प्रतिदिन के व्यय के बीच अंतर को पाट सके। देखो क्या होता है ना, हमको सैलरी महीने में एक बार मिलती है, पर खर्चा हमारा प्रतिदिन होता है। तो व्यक्ति अपने खर्चों को चलाने के लिए अपने पास में पैसा रखता है, क्योंकि इनकम एक बार आ रही है पर खर्चा तो हर दिन हो रहा है। किसानों के पास भी ऐसा होता है कि 6 महीने या 4 महीने में एक बार फसल आती है, पैसा आ जाता है, फिर अगले 4 या 6 महीने तक पैसा नहीं आता है, पर खर्चा तो क्या होता है, डेली होता है। बिजनेस में भी ऐसा ही है, जरूरी नहीं कि बिजनेस में हमेशा ही पैसा आता रहे, पर खर्चा तो डेली का, दिन प्रतिदिन का होता ही रहता है। ठीक है, तो इसके लिए व्यक्ति अपने पास क्या करता है, कुछ पैसा रखता है, और इसी को हम क्या कहेंगे कि वो क्या कर रहा है, मुद्रा की मांग कर रहा है। ठीक है, इसके लिए फिर क्या हो रहा है, दूरदर्शिता उद्देश्य, प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा की एक निश्चित मात्रा नकदी के रूप में अपने पास रखना चाहता है। क्यों, ताकि वह कुछ अप्रत्याशित घटनाएं, जैसे कि कोई घर में बीमार हो गया, दुर्घटना हो गई आदि से बचने के लिए क्या करता है, अपने पास पैसे रखता है। बचने के लिए का मतलब ये नहीं है कि दुर्घटना नहीं होगी, मतलब कुछ अनिश्चित कुछ घटना हो गई तो उसमें आपके पास में पैसे होना चाहिए, आप जानते हैं, है ना। सट्टा उद्देश्य, सट्टा उद्देश्य क्या है, यह उद्देश्य नगद के रूप में उस मांग को प्रदर्शित करता है जिसकी सहायता से बाजार में होने वाले ब्याज दरों के परिवर्तन का लाभ उठाया जा सकता है। ये तो भैया बहुत मुश्किल है समझाना, इसमें बहुत कहानी है, इसमें बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, कम से कम 10 मिनट चले जाएंगे। आप इसको तो थोड़ा सा याद ही कर लेना, क्योंकि देखो 10 मिनट चले जाएंगे और मतलब ज़्यादा निकलेगा नहीं। क्या है, मार्केट में ब्याज का रेट कम ज़्यादा होता है, उस ब्याज के रेट में कम ज़्यादा होने के बीच में कुछ लोग क्या करते हैं, पैसा कमाने का एक अवसर ढूंढते हैं, और
उसके लिए उनको क्या करना होता है, अपने पास अधिक पैसा रखना पड़ता है कि कम ब्याज से लेना और अधिक ब्याज पर देना। तो उसके लिए भी उनको क्या रखता है, पैसों की मांग करते हैं, उनको मुद्रा की आवश्यकता होती है। बस इतना समझ लो, ठीक है। बस ये हो गया, ठीक। 3 पॉइंट हैं इसके मुद्रा की मांग के, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। ये चौथा छोड़ देना। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है। मुद्रा की मुद्रा एवं मुद्रा बैंकिंग एक यूनिट है, यूनिट मतलब इकाई है, और उसमें हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कौन सा? मुद्रा तथा मुद्रा की मांग वगैरह, ये हमने समझ लिए। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 18 और उसमें हम देखेंगे व्यापारिक बैंक क्या होती है। फिर चैप्टर नंबर 19 है जिसमें हम देखेंगे केंद्रीय बैंक क्या होती है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 18-18। ओके।